गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आज बात करते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी पार्क। बहुत सारे नाम हैं इस टॉपिक के, और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स ऑब्वियस बनते हैं आपके एग्जाम में। सीधा 5 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, एसटीपी के बारे में एक ब्रीफ नोट लिखो। अब अगर आपको एसटीपी नहीं पता तो अपने आप कुछ नहीं लिख सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर पता होगा तभी लिख पाओगे, राइट। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या होते हैं, इसके कितने नाम हैं, किस किस नाम से इसको हम जानते हैं। तो मैं क्लियर बता दूं, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। एक सिंपल उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको कि इसको यूनिवर्सिटी पार्क्स भी कहते हैं, रिसर्च पार्क भी कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी कहते हैं, साइंस पार्क भी कहते हैं, इवन इसको टेक्नोपॉलिस कहते हैं, साइबर पार्क कहते हैं, हाईटेक पार्क कहते हैं, इनोवेशन सेंटर कहते हैं, R&D पार्क कहते हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्च पार्क कहते हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं, टेक्नोपोल कहते हैं, और इंक्यूबेटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी कहते हैं। तो आपको ये तो बात समझ में आई गई होगी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें काम होता है। और यहाँ पार्क का मतलब वो जो नॉर्मल सेंस में हम पार्क समझते हैं वो नहीं है। दिस इज द प्लेस वेयर द साइंस एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मीट्स फॉर अ कॉमन पर्पस। तो आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी पार्क जो है साइंस और टेक्नो का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन है, जो कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ऑब्जेक्टेड होता है, राइट। तो अपन ने बहुत सारे नाम तो पढ़ लिए, समझ लिए क्या क्या नाम से जानते हैं इसको। अब बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। दिस इज एन एरिया विद अ कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग डेडिकेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स का एक हब होता है, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी इमारतें बनी होती हैं, और उन सभी इमारतों का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है साइंटिफिक रिसर्च, कुछ वैज्ञानिक शोध। तो ये जो वैज्ञानिक शोध से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है, उसी को हमने कहा है ये एक तरह से साइंस पार्क होता है। और साइंस पार्क में आपको मैं बता दूं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तरह से नॉन प्रॉफिट पर्पस से काम किया जाता है। इसमें कोई फायदा नहीं, लेकिन किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इसको डेवलप किया जाता है। इसमें ऐसे बीच बीच में मीटिंग्स, बीच बीच में इस तरह के सेमिनार्स कॉल किए जाते हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड उस देश के या देश के बाहर के लोगों को इनवाइट किया जाता है। वो लोग यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, एक दूसरे के साथ टेक्नो का एक्सचेंज होता है, समझ का एक्सचेंज होता है, और फिर वहाँ से वो कुछ अच्छी बातें लेकर के अपने देश में, अपनी इंडस्ट्री में और अपनी यूनिट में उन चीज़ों का अप्लाई करते हैं, जिससे कि उस बिजनेस की ग्रोथ इंश्योर होती है। तो ये वो सेंटर है जहाँ पर आकर के दिमाग और जो तकनीक है दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी पार्क है सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में कौन सा खुला, कहाँ खुला। 1950 में खुला और कैलिफोर्निया में खुला। 1950 में कैलिफोर्निया में, जो आज हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, वहाँ खुला था, राइट। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, वो ये हो गया। अब आपको मैं बात बता देती हूँ, जैसे अगर इंडिया की बात करें, मैंने अभी कहा है वर्ल्ड में 1950 में हुआ था, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहला एसटीपी पार्क कहाँ हुआ, आपको मैं बता दूं 1990 में, 1990 में केरला में, हमारे साउथ इंडिया में मलयालम जो प्रांत है उसमें केरला में आप पहला एसटीपी पाते हैं। और मैं आपको बता दूं भगवान की नियामत है केरला स्टेट पर। सबसे खूबसूरत ग्रीनरी, सबसे खूबसूरत क्लाइमेटिक फेवरेबल कंडीशंस, सबसे शानदार टेक्नो, सबसे बढ़िया जो कहना चाहिए लिटरेसी,
मतलब वहाँ एजुकेशन भी है, इनोवेशन भी है, साइंस भी है, रिसर्च भी है, पढ़ा लिखा बंदा भी है, आगे बढ़ने की चाह भी है, जड़ से जुड़े हुए भी हैं और एग्रीकल्चर में रिच, मतलब हर तरीके से केरला को ये कहा जाता है कि भगवान की नियामतों में से एक है केरल राज्य। तो सबसे पहला अगर भारत में एसटीपी कहीं डेवलप हुआ तो 1990 में हुआ था और केरला में हुआ था, और 2002 में दुबई में हुआ था। दुबई का भी जो एसटीपी है बहुत शानदार है और सब तरह की वहाँ पे टेक्नोलॉजी का पूरा हब है, बहुत सारे लोगों को वहाँ जोड़ा जा रहा है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, दुबई की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट किया है इसने, एसटीपी ने। यानी अगर एसटीपी नहीं डेवलप होता तो शायद दुबई आज जिस लेवल पे नजर आता है वो नहीं आता। लेकिन 2002 में जो दुबई में शेख ने खोला था, उन्होंने जब ये खोला तो उससे एकदम से दुबई का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। और ये आपको इस तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि एक एसटीपी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क किसी भी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को किस तरह से बदलाव में ले आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या विजन होता है किसी भी एसटीपी को खोलने का। विजन क्या होता है, तो उसका सबसे पहला विजन होता है कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। कोऑपरेशन तो इसलिए कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और कोलैबोरेशन ये कि मिल करके साथ हाथ मिला करके हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के यूनिट को ग्रोथ करवाएंगे, कोलैबोरेट करते हैं यहाँ पे, राइट। आगे कहता है एनहेंस द डेवलपमेंट, क्योंकि विकास को मजबूती देता है। एंड ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी, किस चीज को, डेवलपमेंट को भी, ट्रांसफर को भी और टेक्नोलॉजी को भी, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी को भी ये मजबूती देता है। अब आगे कहता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी का जिस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है, आउटसोर्स किया जाता है, उसी का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है एसटीपी। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देता है, ये इसका एक विजन है। उसके अलावा कहता है अट्रैक्ट न्यू कंपनीज, जितने भी नए कंपनीज मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको ये आकर्षित करता है, उनको ये इनवाइट करता है कि आप यहाँ आइए और अपने पास एक जो नया आइडिया, आप एक फ्रेश आइडिया लेकर आए हैं, उस आइडिया के साथ टेक्नो और रिसर्च का एक मिक्सिंग कॉम्बिनेशन बनाइए और अपने यूनिट को फ्लोरिश कीजिए। उसके अलावा ये एक और जो विजन रखता है दैट इज द शेयरिंग ऑफ न्यू आइडियाज। देखो ये बात पक्की है कि न्यू आइडियाज किसी एक व्यक्ति की कोई धरोहर नहीं होता। न्यू आइडिया किसी के भी पास आ सकता है। यंग ब्लड के पास अच्छे आइडियाज जो कि टेक्नोलॉजी से भरे हुए हो सकते हैं वो ज़्यादा हम मान लेते हैं, लेकिन न्यू आइडिया आने को कहीं भी कभी भी किसी के भी पास आ सकता है। तो ये हमेशा इनवाइट करता है नए विचारों को, नए योजनाओं को, नए प्लान्स को, उनको इनवाइट करता है। तो ये भी एक इसका विजन है। क्या पर्पस है, क्यों खोलते हैं एसटीपी को, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को खोलने का उद्देश्य क्या है। ये कहता है किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करने की मद्देनजर उस देश में एसटीपी होने ही चाहिए। ये कहता है कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ावा देता है, यानी प्रतिस्पर्धात्मकता को। यकीन मान लीजिए आप अपनी लाइन में बहुत बेहतर कर रहे हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि आपको ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, आप एक कुएं के मेंढक रहेंगे। यानी आपको अपना बस वो कुआं ही दुनिया नजर आएगा। जरा बाहर आइए तो सही, जरा देखिए तो सही कुएं के बाहर कितनी हसीन दुनिया है। इस दुनिया के बारे में जानकारी लेना, दुनिया वालों के दिमागों की जानकारी लेना, यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एसटीपी। और जब आप यहाँ आते हो तो पता चलता है कि हम किस लेवल पर हैं, हमारा कंपटीशन किनके साथ में। जब तक कि आपके सामने टारगेट नहीं हो तब तक आपको कंपटीशन अराइज ही नहीं होता। और अगर विदाउट टारगेट अगर आप बिजनेस करते हैं तो यकीन मानिए ग्रोथ कभी नहीं होगी, डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर इनवाइट करना हो तो कॉम्पिटिटिवनेस में आना ही होगा, उस दौड़ में अपने आप को शामिल कराना ही होगा और तब अपने कैलिबर का इस्तेमाल करना होगा। पहले पहचानना पड़ता है, फिर उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब उसका इस्तेमाल होता है, राइट।
तो ये कहता है कॉम्पिटिटिवनेस को भी ये बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। और ये कहता है नॉलेज बेस्ड जॉब्स जो है उनको भी स्थापित करना। जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स हैं आज के ज़माने में, नॉलेज बेस्ड जो केपीओ और बीपीओ का जो ज़माना है, नॉलेज बेस्ड जॉब्स का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ होता है और लोग दिमाग की खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ही इनोवेशन है, दिमाग से ही रिसर्च होता है। तो ये कहता है ये भी इसका एक पर्पस है। उसके अलावा अब ये कहता है डिफर फ्रॉम अदर पार्क्स। किसी भी एसटीपी को आप एक नॉर्मल जो पार्क होता है उससे आप अलग मानेंगे, कभी भी वो उसके जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये प्लान्ड होता है और कंसर्न होता है ये अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। यानी ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के प्लस फ्यूचर के डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए डेवलप किए जाते हैं, सिस्टमाइज्ड होते हैं, प्लान्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है। ये वो जगह है जहाँ पे हब होता है इन सभी दिमागों का, जिनके पास साइंस है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है और नॉलेज है, राइट। अब बात करते हैं, फोकस करता है ये प्रोडक्ट के इनोवेशन पे। कोई भी प्रोडक्ट हो, आज आप एक सिंपल बात करिए कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी इस तरह की मशीनें आएंगी कि रोबोट ही मानव का एक तरह से सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। हमने नहीं सोचा था। आप देखिए सोफी जो रोबोट है वो किस तरीके से मानव रोबोट का काम कर रही है, और जो आदमी जो एक व्यक्ति के पास में इमोशंस हैं, जो काम करने का स्टाइल है, सेम वो कॉपी कर रही है सोफी रोबोट। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द सोफी, राइट। तो यहाँ ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना। यानी आपको अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होगी तो कभी भी क्वालिटी एनहेंसमेंट हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट में। तो क्वालिटी एनहेंसमेंट या वैल्यू एडिशन केवल तब होता है जब आप दूसरों को देखते हो क्या अच्छा वो हमसे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और हम अब कितना अच्छा इससे कर सकते हैं। तो जब तक आप चार लोगों से मिलते नहीं हो, चार तरह की बात सुनते नहीं हो, अपने दिमाग को खंगालते नहीं हो, अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करते नहीं हो, तब तक आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, इट इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सफलता की जो कुंजी है वो आपको खुद को, अपने आप को एक्सप्लोर करने में ही है। अगर मुझे मेरे बारे में नहीं पता तो मेरे को क्या मालूम कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरे अपने बारे में खंगालना पड़ेगा, व्हाट कैन आई डू और व्हाट कैन आई नॉट। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कहता है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये उन दूसरे पार्क से अलग है। अब बात करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे होते हो, लोगों से मिलते हो, दिमागों से मिलते हो, टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन नज़र आने लगता है, इनोवेशन समझ आने लगते हैं, साइंस का बोलबाला बिजनेस के साथ में होने लग जाता है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ साइंस इन द मैनेजमेंट। तो ये जो होने लग जाता है, ये कहता है ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, इम्प्रूव करता है आपके एक्सपोर्ट को। क्योंकि यकीन मानो कि अगर कोई प्रोडक्ट हम उतना बेहतर नहीं बनाते थे जितना हमारे बाहर के देश वाले बनाते थे, पर जब से हमने एसटीपी को ज्वाइन किया, एसटीपी में जाने लगे, हमें उनकी टेक्नोलॉजी समझ में आने लगी और हमने उस टेक्नोलॉजी को अपने ही प्रोडक्ट पे अप्लाई किया, तो हम भी उनसे ज़्यादा बेहतर बनाने लगे और हो सकता है कि शायद प्राइसिंग में हम कम भी करने लगे। तो यकीन मान लीजिए उस देश को तो नहीं, लेकिन किसी और देशों को तो हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने की काबिलियत तो पैदा कर ही लेंगे ना। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया। उसके अलावा ये कहता है हाई वैल्यू प्रोडक्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी एनहेंसमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट का और हाई वैल्यू प्रोडक्शन होगा, यानी बल्क में अपन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। और यकीन मान लो जब भी आप अपने प्रोडक्शन का टर्नओवर हाई कर लेते हो, वॉल्यूम बढ़ा लेते हो, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाए और डिमांड क्रिएट कर दी जाए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यही स्ट्रेटेजी होती है एक बिजनेसमैन की। उसके अलावा ये कहता है जितना भी हाई टेक्नो प्रोडक्ट्स, जो देश के जो हाई टेक्नो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए अगर हमने आउटसोर्सिंग की जो ज़रूरतें हैं उनको भी हम कम कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद को भी वो काम करना आ जाएगा। जैसे कई बार होता है मेडिकल साइंस में, आप सुनते आए कि ये ऑपरेशन आज तक हमारे इंडिया में नहीं होता था,
लेकिन अब इंडिया में इस चीज़ का भी इलाज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं वो रिसर्च की गई है, उस टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया गया है, हमने उन चीज़ों को सीखा है, उन मशीनों को मंगाया है, उन मशीनों को डेवलप किया है, उन मशीनों के एक्सपर्टनेस के लिए अपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तब कहीं जा कर के वी आर कैपेबल टू डू दिस थिंग इन द कंट्री। तो ये कहता है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग की ज़रूरतें थी हमारे देश के लिए किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी एनहेंस करने को, उनको भी हम कम कर पाते हैं। उसके अलावा ये कहता है हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन बेस काम करता है। इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि खुद ही आधारभूत बन जाता है कि हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेन बेस का काम करता है। इसके अलावा वो कहता है जो देश होते हैं, दूसरे देश होते हैं, उनके साथ हम हार्मोनाइज रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके साथ हम बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं। इसका एक ये भी फ़ायदा हो जाता है। और यकीन मान लीजिए जब तक कि हम अपना व्यवहार बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें लोगों के जो दिमागों का फ़ायदा नहीं मिल सकता। एक बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएम प्राइम मिनिस्टर सर हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी। तो आप यकीन मान लीजिए आज तक हमारे इंडिया का इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था जितना कि आज हमारे इंडिया ने ग्लोबलाइज्ड स्टैंड लिया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर से के सामने एक तो दोस्ती का हाथ फैलाया और बढ़ाया है, और दूसरा जिस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया है ना, वो अपने आप को साबित करने में बहुत ही शानदार उसने कदम बढ़ाया है। इसी वजह से जो दुनिया के दूसरे देश हैं जिनको हम आज तक पावरफुल समझते आए थे, उन्होंने भी माना है कि इंडिया इज ऑल्सो अ पावरफुल कंट्री। ठीक है, आज हालात ये है कि इंडिया के साथ सलाह किए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाता है बाकी देशों के द्वारा, जितने भी प्रोमिनेंट कंट्रीज या पावरफुल कंट्रीज माने गए हैं। आपको मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी। अब इसके अलावा ये कहता है और क्या फायदे हैं? तो ये कहता है बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज सपोर्टिंग द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम ग्लोबलाइज मार्केट की और एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं तो जो लोकलाइज प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो तो ऑब्वियस होना ही होना है। जब नई मशीनों पे काम होगा, लेबर को स्किल्ड किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, साइंटिफिक सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट होगा, उन्हें अच्छी बेस सैलरी दी जाएगी, तो यकीन मान लीजिए कि जो लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो भी ज़रूर होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। आगे ये कहता है कि जो ब्रिंगिंग द फॉरेन फंड्स टू जोन, यानी विदेशी जो पैसा है वो भी हमारे इस इलाके तक पहुंचना शुरू हो जाता है। जब तक हम लोगों से मिले ही नहीं थे तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए क्या सब कुछ है। जब तक आप मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने देश में इनवाइट नहीं करते, उनको नहीं पता होता है कि कितनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज इस देश में अवेलेबल है। जब दूसरे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स या जो डेलीगेट्स यहाँ आते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या और कितनी है। तब वो लोग यहाँ आकर के अपना चाहे तो टेक्नो लगाएं या फिर वो अपना पैसा लगाएं, व्हाटएवर इट इज़, तो वो वहाँ पर लगाते हैं। तो इस तरह से हमें फॉरेन फंड को भी हमारे यहाँ पर उसका यूज़ करने का एक चांस मिल जाता है। इसके अलावा कहता है मॉडर्नाइजेशन क्रिएट होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट होता है, नेशनल और लोकल लेवल डेवलपमेंट भी होता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होती है। देखो रिसर्च में ये कहा जाता है कि न्यू आइडियाज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, यंग ब्लड्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप सोचिए क्या कर सकते हैं। तो भले उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसा ना हो, लेकिन उस बिजनेस के लिए कोई बेहतरीन आइडिया ज़रूर हो सकता है, और उस आइडिया पे अगर कोई भी सरकार अपनी तरफ से फंड प्रोवाइड कर दे तो बिजनेस नए नए तरीके के जनरेट हो जाते हैं। तो ये कहता है ये प्रमोशन देता है एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी सर्विसेज की बजाय ये एंटरप्रेन्योरशिप्स को और बिजनेसमैन की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्रमोट करता है, ताकि कि लोग उद्यमी बने, ना कि व्यवसायी। व्यवसायी और उद्यमी दो अलग अलग बातें होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना एक नया आइडिया लेकर के बिजनेस को रन करता है, ठीक है, जबकि बिजनेसमैन वो होता है जो एक ट्रेडिशनल आइडिया को लेकर के केवल ट्रांजैक्शंस करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है जितना भी वेल क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। एक ही बात है, सीधी सी बात है, टेक्नो का ज़माना है, स्किलनेस का ज़माना है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ज़माना है। तो जितने भी लोग इन सब एरियाज़ में कंफर्टेबल होंगे और कॉम्पिटेंट होंगे, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी पार्क किस तरीके से कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे हैं एसटीपीज। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एसटीपीज हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ कितने हैं। तो ये कहते हैं, जो सबसे पहला जो एसटीपी मैंने आपको बताई दिया कि केरला में हुआ था हमारे इंडिया में, उसके अलावा बेंगलोर में है, हमारा चेन्नई में है, ठीक है, और गुजरात में है, ये सारी जगह एसटीपीज, चंडीगढ़ में है। तो ये सारी वो जगह हैं, बेंगलोर में है, जहाँ पर एसटीपीज का फ़ायदा हमारे इंडिया को मिल रहा है। क्यों साउथ इंडिया में हम ये कहते हैं कि आईटी हब है। बेंगलोर की तरफ जाइए आपको यूँ लगेगा कि पुणे की तरफ जाइए, आपको लगेगा कि ये है आईटी हब्स, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। क्यों लोग जितने भी अच्छे जो टेक्नो वाले वर्क कर रहे हैं वो हमेशा पुणे और बेंगलोर को ही चूज़ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एसटीपीज। उनको पता है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को सलाम किया जा रहा है, न्यू आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो ये यकीन मान लीजिए कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, किसी भी देश का ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर के छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे से मिल करके अपने देश के प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करते हैं, और इस तरह से किसी भी देश का वो डेवलपमेंट करते हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और क्लियर भी हो गया होगा ये कंसेप्ट। अभी तक आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड एक छोटा सा आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, तो आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इनबॉक्स में मिलते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली, कीप वॉचिंग।